नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। दक्षिण भारत में दो बड़े राज्यों में चुनाव है, बल्कि तीन, एक केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनाव है और वहाँ कोई जुगत दिखाई नहीं पड़ रही है। कांग्रेस क्या खेले उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तमिलनाडु की स्थिति ये है कि डीएमके और एआईएडीएमके वहाँ पहले जब तक जयललिता रही तब एक बार वो होता रहा, लेकिन जयललिता के जाने के बाद थोड़ी नेतृत्व में कमजोरी आई, परंतु अब वहाँ बीजेपी अपने पैर पसार चुकी है और बीजेपी सही से दोनों राज्यों में, केरला में भी और तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ पैर फैला लिए हैं। अन्नामलाई जैसे वहाँ लीडर्स मिल गए हैं और जब केरला स्टोरी 1 और 2 आई उसके बाद केरल के अंदर ईसाई समूह भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहाँ एलाई ढूंढ रही होगी निश्चित तौर से। एआईएडीएमके और बीजेपी अब साथ साथ है, इसलिए एआईएडीएमके और स्टालिन की पार्टी डीएमके में बहुत कुछ फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा। एक दो सीटें आगे पीछे हैं, कभी स्टालिन आगे दिखाई देते हैं सर्वे में तो कभी एआईएडीएमके आगे दिखाई देती है। हालांकि जैसे ही घोषणा हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे लगता है कि सिचुएशन एआईएडीएमके और बीजेपी के साथ मिलकर ज़्यादा अच्छी हो सकती है और अन्नामलाई को अगर प्रमोट कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि फिर बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन भाई एआईएडीएमके वहाँ कैडर है उसका और उस कैडर के आगे बीजेपी वहाँ छोटी पार्टी में गिनी जाती है, इसलिए ऐसा लगता है। डीएमके, कांग्रेस और उधर यूडीएफ और ये सब, तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ती है, हम तो सब जानते ही हैं, बीजेपी चाहे सरकार में हो और चाहे चुनाव में हो, वो एग्रेसिव ही चुनाव लड़ते हैं, एग्रेसिव होकर ही वो चीज़ों को देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि डिफेंसिव भारत से अब एग्रेसिव भारत हो गया है। अब भारत पहले से अपनी रणनीति साल 6 महीने 2 साल पहले से बनाता है और वो रणनीतियों के तहत ही विश्व के साथ भी डील करता है। मोदी जी साल 2 साल 4 साल आगे की सोचकर किसी भी लीडर से बात करते हैं और ये जो तेल का संकट दिखाई दे रहा है वो भी अब ये पता लग रहा है पूरा विश्व इस समय संकट में है, भारत को छोड़कर। भारत एक ऐसा देश है जिसमें ये परिस्थिति नहीं अभी आ पाई है। सिलेंडर की कालाबाजारी और ये सब बंद हो गया है, इसलिए वो बहुत महंगा, कालाबाजारी में बहुत महंगा हो रहा है क्योंकि लगातार अधिकारियों के रेटें पड़ रही हैं। इसके अतिरिक्त इकोनॉमी के मामले में, डिफेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, विदेश नीति के मामले में, इकोनॉमिक्स के मामले में, भारत में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, स्टार्टअप के मामले में, स्टैंड अप इंडिया, सभी मामलों में सरकार ने इनिशिएट किया है और बड़ी खतरनाक तरीके से इनिशिएट किया है। अब लीडर तो दोनों जगह वही हैं, यानी कि मोदी जी और अमित शाह जी वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। लीडरशिप इस वैसी है, चाहे वो सरकार चला रहे हो चाहे पार्टी चला रहे हो, वो एग्रेसिव होकर चुनाव भी लड़ते हैं और एग्रेसिव होकर देश भी चलाते हैं। देश जिस प्रकार से चला रहे हैं वैसे पार्टी भी चलाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि वो बंगाल में तो चुनाव मतलब इस स्थिति में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतने की स्थिति में आ गई है। क्यों जीतने की स्थिति में आ गई? क्योंकि मुर्शिदाबाद, जहाँ से पिछली बार हिंदुओं को भगाया था, रामनवमी की यात्रा के समय पर मुसलमानों ने पत्थर फेंक दिया। पत्थर फेंकते ही हिंदू, अब उसको ये लगने लगा, उसको एक बल आया, उसने उन दुकानों पर हमले कर दिए जो यात्रा जा रही थी अपनी डिफेंस में, जहाँ से पत्थर चल रहा था। आप सोचिए कि जिस एरिया से वो निकलते नहीं थे, हिंदू मारा जाता था, छोड़कर कभी असम भागता था तो कभी इधर बिहार की तरफ भागता था, उस मुर्शिदाबाद में जिसमें इन्फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा है, उस मुर्शिदाबाद में जहां 11 लाख लोग, ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेशी हो सकते हैं, उस मुर्शिदाबाद में जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी रैली नहीं निकाल सकता, वहाँ रामनवमी की यात्रा में पत्थर फेंके जाने पर उन्होंने अपना बचाव किया है। ये सब इलेक्शन कमीशन का भरोसा दिलाना कि भाई हम चुनाव फेयर करवा लेंगे। अब ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सही से प्रिवेल कर चुकी है। लेकिन तमिलनाडु और केरला, उनकी परिस्थितियां अलग हैं। तो रेवंत रेड्डी का एक बयान आया, रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण के लिए नीति क्या हो ये तय किया।
हम सब जानते ही हैं संसद नई बनी है, उसमें 800 से ऊपर सीटों की व्यवस्था की गई है और अब जो 550 हुआ करती थी उसकी जगह 800 850 सीटें होंगी। नया परिसीमन होगा। नए परिसीमन में जो नीति अपनाई जाती है उस नीति के अनुसार अब परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे ही ये जनगणना जो अभी शुरू हुई है, ये जैसे ही पूरी होगी उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2029 का चुनाव ये संभव है कि नई पार्लियामेंट में सीटें बढ़ाकर हो। इसलिए और एक देश एक चुनाव, ये सब सारे इकट्ठे मुद्दे आ सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने एक नया राग छेड़ा, उसको मुझे लगता है कि देश को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन के बेस पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा पॉपुलेशन के बेस पर परिसीमन नहीं होने दिया जाएगा। अब पॉपुलेशन के बेस पर परिसीमन नहीं होने दिया जाएगा, ये फॉर्मूला हजम नहीं होता कांग्रेस के मुंह से। हालांकि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, इसलिए हजम नहीं होता क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 3 बड़े क्षेत्र थे। सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख था, दूसरे नंबर पर जम्मू था और कश्मीर मात्र 15,000 किलोमीटर का था। टोटल कश्मीर 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, लगभग 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से, उसमें से भी 10 से 12,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में है। बाकी का हिस्सा, और लोग अभी तो नए डिटेल ये कह रहे हैं कि कश्मीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, कश्मीर ये। तो कश्मीर में सीटें ज़्यादा थीं। आप सोचिए कि 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के जम्मू कश्मीर में 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन हमारे पास बची। उस 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से 10 से 15,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पे केवल कश्मीर है और 90% भूमि पर जम्मू और लद्दाख था। इतना बड़ा लद्दाख, उसमें सिर्फ 4 विधानसभा की सीटें थीं और इतना बड़ा जम्मू, उसमें सीटें कश्मीर से कम थी। लद्दाख और जम्मू की सीटें मिलाकर भी कश्मीर के बराबर नहीं बनती थी। इसलिए छोटे से कश्मीर, 10% हिस्सा जो कश्मीर का हुआ करता था, वहाँ पॉपुलेशन की वजह से सीटें ज़्यादा दी गई थी। ये नेहरू जी के और शेख अब्दुल्ला के परिसीमन का परिणाम था, क्योंकि पहले परिसीमन के बाद शेख अब्दुल्ला जब चुनाव लड़े तो अपोजिशन के सारे पर्चे कैंसिल कर दिए गए थे और निर्विरोध 75 में से 73 सीटें निर्विरोध जीत गए थे, क्योंकि अपोजिशन के पर्चे ही कैंसिल कर दिए। इतना बड़ा घोटाला शेख अब्दुल्ला को बिठाने के लिए उस समय हुआ था। ये सारा खेला हुआ कांग्रेस का था। और अभी भी जब मोदी जी की सरकार बैठी तो उनके बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बदले गए, 370 डाइल्यूट किया गया, 35 से ख़त्म किया गया, स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ख़त्म किया गया, स्टेट के लॉज ख़त्म किए गए और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तब लद्दाख को इंसाफ पहली बार मिला और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में विकसित हुआ। आप सोचिए, केवल 4 सीटें लद्दाख से। अब लद्दाख काउंसिल बैठी है और वो केंद्र चला रहा है। जम्मू आज भी कम है, कश्मीर में सीटें बढ़ाए अभी भी ज़्यादा हैं। तो कश्मीर में इसलिए सीटें, जबकि कश्मीर का 2 गुना हिस्सा, अगर वो 10 से 15,000 किलोमीटर है तो ये 29,000 किलोमीटर के लगभग है। आप सोचिए कि डबल क्षेत्र है, लेकिन सीटें अभी भी कश्मीर में ज़्यादा। ये कांग्रेस का खेला हुआ खेल था। तो बात यहां पर यह आ रही है कि कांग्रेस अगर ये कहती है कि दक्षिण भारत में पॉपुलेशन कम होने की, क्योंकि पॉपुलेशन के बेस पर अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी, पॉपुलेशन के बेस पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि जहां पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहां सीटें ज़्यादा जाएंगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में सीटें ज़्यादा होंगी, सीटें ज़्यादा हो सकती हैं, बिहार में ज़्यादा होंगी, इधर नॉर्थ के स्टेटों में चूंकि घनत्व ज़्यादा है, पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है, दिल्ली में डेंसिटी ज़्यादा है, या फिर मैं कहूँ कि डेंसिटी उधर बंगाल में ज़्यादा है, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उनका मानना है सीटें ज़्यादा मिलेंगी। और दक्षिण भारत में, जिसको तथाकथित रूप से दक्षिण भारत कहा जाता है, जिसको कांग्रेस ने भी 2 यूनिट की तरफ देखा, अंग्रेज़ों ने आर्य बनाम द्रविड़ थ्योरी निकाली तो कांग्रेस ने नॉर्थ और साउथ की थ्योरी निकाल दी। साउथ और नॉर्थ ऐसा दिखाया गया कि जैसे ये दोनों आपस में दुश्मन है, भारत एक नहीं है, ये नॉर्थ और साउथ का। स्टालिन वहाँ द्रविडियन की अपनी राग छेड़ते हैं, भारत एक है, संविधान एक है, एक सिस्टम है, एक वो है। इसलिए ये भारत में तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भाई ये दक्षिण और उत्तर का कोई चक्कर है।
डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट और उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे उनका सबका मानना भारत एक है। लेकिन कांग्रेस सदैव दक्षिण को अलग दृष्टि से देखती रही, नॉर्थ को अलग दृष्टि से देखती रही। अब रेवंत रेड्डी और कांग्रेस ने जो नया चाल खेला है वो ये है कि केरल और तमिलनाडु और पुडुचेरी के जो चुनाव होंगे वहां कांग्रेस अब परिसीमन को लेकर धारदार हथियार से वार करेगी। परिसीमन को लेकर कैसे वार करेगी? उनका कहना यह है कि दक्षिण भारत ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, दक्षिण भारत ने पॉपुलेशन कम की, इसलिए हमारे पास जनसंख्या कम है। उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से उत्तर भारत को ज़्यादा सीटें मिलेंगी और दक्षिण को सीटें कम मिलेंगी। जब सीटें बढ़ेंगी तो वैसा ही अनुपात रहना चाहिए जैसा पहले अनुपात था, यानी कि दक्षिण भारत के लिए उनका कहना है कि पार्लियामेंट में सीटें जब ज़्यादा कम जाएंगी तो दक्षिण भारत के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा। दक्षिण भारत के लिए पॉलिसी कौन बनाएगा, दक्षिण भारत की आवाज़ कौन उठाएगा, दक्षिण भारत के लिए कौन वहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ेगा? इसलिए मोदी सरकार जो केंद्र की सरकार है और यहाँ पर ये तमिलनाडु और यहाँ जो सरकारें हैं वो बीजेपी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर अपने उस वक्तव्य में कहा कि तेलंगाना के अंदर, चूंकि वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा तेलंगाना के अंदर केंद्र की जो भी पॉलिसी आती है बीजेपी के जो विधायक हैं वो आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। तेलंगाना और आंध्रा में बीजेपी जो ऊपर से कहती है या केंद्र सरकार जो कहती है इनको स्वीकार होता है, जबकि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर अब चूंकि रेवंत रेड्डी का जो कांग्रेस का निशाना है, इससे ये बात पता लग रही है कि दक्षिण भारत में, जिसको वो तथाकथित दक्षिण भारत कह रहे हैं, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु, इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ गया है। उनके गठबंधन अब सरकार बनाने की स्थिति में है। इसलिए अब चिंता ये हो रही कि बीजेपी को कैसे टारगेट किया जाए। तो भाषाई आधार पर स्टालिन कर रहे थे, क्षेत्रीय आधार पर अब कांग्रेस करेगी। और कांग्रेस अब ये कह रही है, लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य दोनों में होना ठीक नहीं है, नहीं तो परिसीमन हो जाएगा और परिसीमन होगा तो दक्षिण भारत के साथ इंसाफ नहीं होगा, दक्षिण भारत के साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये एक चीज तो दर्शाती है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो वहां कैडर एस्टैब्लिश हो गया है, गठबंधन के साथ ही सही लेकिन एस्टैब्लिश हो गया है, उससे बहुत ज्यादा उनको डर है। दूसरी बात यह भी है कि उत्तर और दक्षिण का जब तक आमना सामना ना हो तब तक कैसे होगा, क्योंकि उत्तर भारत पर तो मोस्टली उत्तर भारत पर कब्जा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, ईस्ट में भी कब्जा कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अगर बंगाल को छोड़ दिया जाए तो पूरे ईस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, नॉर्थ में भी भारतीय जनता, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, हिमाचल को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन मोस्टली प्रदेशों में बीजेपी सरकार में है। इसलिए उनका अब फोकस ये है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में किसी तरह से ना आ जाए। अगर दक्षिण में भी आ गई तो फिर उनका काम खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपनाते रहे हैं, ये पॉलिसी अभी जब योजना ही नहीं आई, अभी जब तक परिसीमन का कोई फॉर्मूला नहीं बना, जब परिसीमन का अभी मामला सामने आया ही नहीं है, तो फिर किस आधार पर इस तरह की बातें की जा रही हैं? और अगर इस तरह की बातें पहले की जाती थी तो नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन किस आधार पर बढ़ी? मुस्लिमों के आधार पर बढ़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो मोस्टली मुस्लिम बाहुल हो चुका है, जम्मू कश्मीर मुस्लिम बाहुल है ही, बंगाल का हाल आप देख ही रहे हो, बिहार का हाल आप देख ही रहे हो। तो ये मुस्लिम पॉपुलेशन उत्तर में बढ़ने की वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा हुई। अब इसका तुष्टिकरण किसने किया था भाई? तुष्टिकरण तो आप ही लोगों ने किया था। ये तो सारे हिंदू क्षेत्र हैं, पाकिस्तान बनने के बाद ये तो सब समाप्त हो जाना चाहिए था, यहाँ तो सिर्फ हिंदू ही रहने थे, मुसलमान तो सारे जाने थे। रोके किसने थे? रोके तो कांग्रेस ने ही थे। और ये सारी पॉलिसी तुष्टिकरण किसने शुरू किया था? वो भी कांग्रेस ने ही शुरू किया था। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू में हिंदुओं के इंसाफ के लिए तो पॉपुलेशन के आधार पर नहीं दिखाई देता, लद्दाख के लोगों के इंसाफ के लिए कांग्रेस को नहीं दिखाई देता। तब तो कश्मीर में सीटें ज्यादा हैं तो कहते हैं वहां लोग ज्यादा हैं तो सीटें ज्यादा हैं। अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरला के मामले में ऐसा क्या हो गया है कि अब पॉपुलेशन का फॉर्मूला नहीं चाहिए? मैं समझता हूं ये दोहरी नीति और ये हारने का संकेत, और ये लग रहा है कि अब उनके लपासौकन पड़ गई है। अब बहुत मुश्किल काम है कि वो इसमें विजय प्राप्त कर सकें, क्योंकि एक एक करके सब राज्य उनके हाथ से जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।